नमस्ते क्लास 9th पार्ट 2। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको पहले वो देखना चाहिए, उसके बाद आपको दूसरा पार्ट देखना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज नाम का चैप्टर चल रहा है। बहुत आसान चैप्टर है, आराम आराम से देने का कोशिश है, आप आराम आराम से लेने का कोशिश करिए, ठीक है। और मंडे से क्लासेस चलेंगे आपके सेम टाइमिंग। ये भावनाएं अपने पास बना के रखिए, ठीक, सबको बता के रखिए कि मंडे से खुल गया, ठीक है। पहला दिन का क्लासेस में आपको चैप्टर से संबंधित क्या बताया गया आपको कि आपको पढ़ना है फूड, जो कि दो तरह के होते हैं, प्लांट वाला और एनिमल वाला। हाईलाइटेड टॉपिक क्या था कल का, तो ये था कि फूड का इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है मतलब, क्यों करते हैं, कैसे करेंगे। कैसे वाला आज समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक ये कन्फ्यूजन में रखा गया है कि कैसे करेंगे। और पहले ही बताते हैं आपको कि अगर आप क्या करें, वीडियो का जो स्पीड है उसे थोड़ा बढ़ा दीजिए, 1.5 एटलीस्ट 1.5 पर देखिए, नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आप पूरा फील लेना हो तो नॉर्मल पे देखो, आराम आराम से बोल रहे हैं, आराम आराम से सुनना। मौसम भी ओके, चलो। बल्ब में बनाने की कोशिश हो रही है, डायरेक्ट सर, फोकस, यस। तो हम लोग इम्प्रूवमेंट क्यों करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे पे आज बातें होंगी। आपको थोड़ा और पढ़ा दिया गया कि हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे पहले बात करेंगे। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में पहले पढ़ाया गया कि कई सारे क्रॉप्स होते हैं। आपको काम दिया गया था घर से कि आप एनसीईआरटी खोलें और स्टार्टिंग के ही पेजेस पे आपको मिल जाएगा कि कुछ प्लांट्स आपके सीरियल प्लांट्स हैं, कुछ पल्सेस हैं, कुछ ऑयल प्लांट्स हैं, उनके नाम लिखे हुए आपको याद करना चाहिए। एग्ज़ाम में सीधे वहाँ से उठा कर दे दिया जाएगा, तो कोई इंटेलिजेंसी वाली बात नहीं है, आपको उतना पता होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने प्लांट्स को टाइप में भी बांटा और एक छोटा सा वर्ड, बायोलॉजिकल वर्ड को जताने की कोशिश की गई कि फोटो पीरियड भी कुछ कंसेप्ट होता है। सन का लाइट का रिक्वायरमेंट हर प्लांट को एक जैसा नहीं होता है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। अकॉर्डिंगली सीजनल प्लांट्स बन जाते हैं। तो कोई खरीफ प्लांट है, कोई रबी प्लांट है, कोई जायद प्लांट है। जायद का हमने एग्जाम्पल लिखवाया था कुकुम्बर और वाटरमेलन, ठीक है। और बाकी दोनों के एग्जाम्पल आपको लिखने को कहा गया था। आप होपफुली लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो पहले वो लिख लीजिए, कॉपी को देख लीजिए और एक पेजेस पूरा आगे का पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको सिलेबस बता दिए गए हैं कि चैप्टर में हमें पढ़ना ही क्या है। चैप्टर में हमें पढ़ना है कि प्लांट को अब हमें ग्रो कराना है, तो हम उसको 3 कैटेगरी में बांट दिए थे। नंबर 1, जिसमें हम सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो वहीं से स्टार्ट होगा कि दी बेस्ट सीड अगर हमें मिलेगा तो हम उस दी बेस्ट सीड से बढ़िया से बढ़िया पैदावार कर सकते हैं। तो हमको पता करना पड़ेगा कि बढ़िया एक इम्प्रूव्ड सीड चाहिए। इम्प्रूव्ड सीड का मतलब शायद हम उसके वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो चावल का वैरायटी पहले था उससे ज़्यादा इम्प्रूव्ड चावल की वैरायटी अब लाने की बातें हो रही हैं। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट अपना आज का टॉपिक रहेगा। दूसरा, उसके बाद प्रोडक्शंस करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल बेहतरीन सीड मिलने के कारण आप उसे बढ़िया से ग्रो नहीं कर रहे, बस छोड़ दें तो ग्रो कर जाएगा, नहीं, ठीक है। और नंबर 3 पे था कि सिर्फ उग जाना, फसल लहलहा उठा, फिर भी कई तरह का परेशानी है, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। 3 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है। तो आज हम लोग पहला पार्ट पे बात करेंगे क्रॉप का इम्प्रूवमेंट। आपको इसमें खबर होगा कि कैसे हमारा कोई प्लांट इम्प्रूव हुआ, जिसमें डेफिनेटली आज का टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगा। आप सुने होंगे वर्ड रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन इंडियन के साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से। तो MS स्वामीनाथन इंडियन साइंटिस्ट थे और वार्गर करके कुछ थे। तो उन्होंने खेती में टेक्नोलॉजी को जब इन्वॉल्व किया, क्योंकि पहले का खेती क्या था, बैल के द्वारा खेती हो रही है। अब अगर आपको हल्का समझाना हो कि अब आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ ना। बैल जितना देर में खेत को जोतेगा उससे तो फास्ट जोत लेगा अपना ट्रैक्टर, तो सुविधाएं बढ़ी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। इस प्रकार के कई तरह के बाहर के टेक्नोलॉजी को जब इंटीग्रेट किया गया, मिलाया गया खेती के साथ,
तो जाके हमारे वही खेत अब अधिक से अधिक फसल दे रहे हैं। उसी को हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया। उसके बाद फूड के हर एक सेक्टर में अपना अपना क्रांति हुआ। ब्लू रिवोल्यूशन वाटर से रिलेटेड है, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क के प्रोडक्ट से रिलेटेड है। पहले मिल्क का सिर्फ दूध पीते थे, बात खत्म, बहुत हुआ तो दही जमा लिए। आज मिल्क का अमूल कंपनी में जाके देखिए कितना वैरायटी बन जाता है। ठीक है, समझ रहे बात को, सिंपल सा बात इतना है। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन की बातें कर गए। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्रॉप के वैरायटी को इम्प्रूवमेंट। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। कैसे करेंगे यही आज समझना है, जो शायद अपने को भी क्यूरियस करता है कि आखिर हाँ कैसे हम किसी प्लांट को इम्प्रूव कर देंगे। उसी पे काम करने वाले हैं। ध्यान सुनिए, क्रॉप के वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करना है। सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा कि पहले तो ये समझें कि इम्प्रूव वैरायटी का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी, या कह लीजिए सीड। बढ़िया सीड का मतलब क्या है। कहा जाए कि प्लांट, हम एक बेहतरीन प्लांट उगाने वाले हैं, तो पहला सवाल होगा कि मीनिंग ऑफ बेहतरीन। ये बेहतरीन का मतलब क्या होता है। दो को पंख निकल जाएगा और वो बेहतरीन है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सवाल हमारा रहेगा कि कैसे हम समझेंगे कि हमारा एक जो सीड है पहले की तुलना में और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गया है। ठीक, सवाल समझ में आया आपको, पहुंचा बात कि इम्प्रूव्ड वैरायटी का मतलब क्या समझते हैं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो नए सीड हैं उसमें कई सारी क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, तो कहेंगे हाँ तो कौन कौन सा। तो सबसे आसान, इंडियन कस्टमर सेंसिटिव टुवर्ड्स क्वांटिटी, कि कुछ भी हो ज़्यादा पैदावार होना चाहिए। तो अगर ऐसा सीड हम बनाएं, मतलब आप समझो कि एक किसान की मन की बात पूछी जा रही है। हाइट कम हो रहा है। एक किसान की मन की बात पूछी जा रही है कि किसान बता तुझे क्या चाहिए। तो किसान कहेगा ना कि ऐसा कोई सीड लाओ जिससे मेरा पैदावार यील्ड बढ़ जाए। सिंपल। तो हाई यील्ड जो देगा, यील्ड अच्छा भाषा है खेती में इस्तेमाल करने के लिए, पैदावार के लिए शब्द होता है यील्ड। तो अगर हाई यील्ड है तो हमारा फसल ज़्यादा उग रहा है। मन में क्वेश्चन, सर हाई यील्ड कैसे। 1 कट्ठा खेत है, उस पे मान लीजिए 5 गेहूं के प्लांट उग रहे हैं, समझाने के लिए। ठीक है, प्लांट उग गए, तो सर अभी भी 5 ही ना उगेगा। तो हाई यील्ड का मतलब शायद ऐसे समझ सकते हो कि इसमें से जो गेहूं के दाने निकल रहे हैं, अब पहले दाना निकलता था एक पेड़ में 10 दाना, अब हो सकता हो ऐसा सीड लिया गया है कि अब एक पेड़ में 10 नहीं 100 दाना निकले। तो यील्ड तो बढ़ा ना। नंबर ऑफ प्लांट उतना ही लगे हैं, जितना जगह था खेतों में उतना ही प्लांट लगे थे, बट उसमें से जो उगने वाले दाना है वो दाना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हाई यील्ड हो गया। ठीक, 1 कट्ठा खेत से 1 क्विंटल के जगह पे 2 क्विंटल गेहूँ आ रहा है 1 कट्ठा खेत से। तो हाई यील्ड पर यूनिट एरिया। ऐसा ना समझिए कि 1 कट्ठा खेत से 1 क्विंटल, तो 2 कट्ठा खेत से 2 क्विंटल हमने क्वांटिटी इंप्रूव कर लिया, नहीं। पर यूनिट एरिया, 1 कट्ठा खेत से ही 1 क्विंटल गेहूँ, तो 1 कट्ठा खेत से ही 2 क्विंटल गेहूँ जब उगेगा तो कहा जाएगा कि हाई यील्ड हुआ है, यानी क्वांटिटी इम्प्रूव हुआ। ठीक, समझे बात को। बहुत बेसिक सा बात बोले हैं हम आपके लिए कि क्वांटिटी इंप्रूव होना चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट तो हमारे पास यही है कि हमारा जो भी ये जो सीड है, इस सीड का क्वांटिटी इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल समझो एक बढ़िया बेहतरीन सीड का मतलब क्या होता है। नंबर 1, अब और बात कर लें। किसान से पूछा गया कि ठीक है किसान, तथास्तु, ये वाला गुण हम इस सीड में भर देते हैं, और बता तुझे क्या चाहिए। भाई साहब, किसान को बहुत अच्छा लगेगा कि आप बात कर रहे हो, मतलब और भी फायदा हो सकता है क्या। यस, तो बस डिमांड तो करो, अपना इच्छा तो बताओ, और तुम्हें क्या चाहिए अपने फसल में। तो अब किसान थोड़ा सा लालची बनेगा। अब किसान कहेगा कि अगर अब 1 कट्ठा से 1 क्विंटल की जगह पे जहाँ 2 क्विंटल गेहूँ अब आ रहा है, तो अब क्या करो,
उसकी क्वालिटी इंप्रूव करो। क्वालिटी, यही वर्ड से तो स्टार्ट भी किए थे। इंप्रूवमेंट का मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी इंक्रीजमेंट का आप समझ गए कि एक ही पेड़ से एक ही पेड़ से पहले की तुलना में अब ज़्यादा दाना आना, ज़्यादा दाना आएगा तो ज़्यादा फसल उग रहा है। ठीक है। अब क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? क्वालिटी का मतलब जैसे कि अगर आप गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं की क्वालिटी क्या है? उसकी बेकिंग प्रॉपर्टी, कि जल्दी से अच्छे से कैसे पकता है, या कार्बोहाइड्रेट कितना है। दाल की प्रॉपर्टी क्या है? तो उसमें दाल की क्वालिटी क्या है? तो ऐसा दाल जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो। दाल एक ही है, दाल का दाना एक ही है, उसके अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन में भी कई टाइप होते हैं। ठीक है। एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन, प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन के क्वालिटीज़ में डिफरेंसेस होते हैं। तो हम किसान चाहता है कि साइंटिस्ट तुम ऐसा काम करो जिसमें जो क्वालिटी है, कंटेंट ऑफ प्रोटीन, कंटेंट ऑफ फैट इन ऑयल, कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन गेहूँ, वो इम्प्रूव हो जाए। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का मतलब ये हो गया कि बेकिंग प्रॉपर्टी, गेहूं की बेकिंग प्रॉपर्टी, उससे हम पका के खाते हैं, बेकिंग प्रॉपर्टी और पहले की तुलना में अच्छा हो जाए। प्रोटीन कंटेंट, बेकिंग प्रॉपर्टी इन सीरियल्स, प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन इन पल्सेस, दलहन के पेड़ों में, etc, ये सब इम्प्रूव हो जाए तो क्वालिटी हो जाएगा। ये बातें एक क्लियर कट दिखती नहीं है, बट अगर ये भी इम्प्रूव हो जाए तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में कहा था कि फूड का मतलब है एनर्जी को देना। अगर एनर्जी पहले की तुलना में, अगर एनर्जी पहले के तुलना में ज़्यादा मिलने लगे तो क्वालिटी इम्प्रूव हो गया। राइट? सिंपल बात कह रहे हैं, आसान बात कह रहे हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं कि अब साइंटिस्ट से कहा जाए, साइंटिस्ट नहीं, किसान से कहा जाए कि चलो तथास्तु आपको आपके प्लांट को, आपके सीड में क्वालिटी भी इम्प्रूव करा दिए और क्वांटिटी भी इम्प्रूव करा दिए। चलो और कोई इच्छा है तो बता। अब किसान थोड़ा और लालची बनेगा और किसान और कुछ सोचेगा कि और हमें क्या चाहिए हमारे सीड में। तो किसान को पूरा 2-3 महीने 4 महीने जो खेती करता है तो उसमें एक बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है कि जब तक प्लांट खेतों में लगा हुआ है तब तक उसे डर सताता है कि कहीं ये खराब ना हो जाए। कैसे खराब हो सकता है? तो कई सारे लाइफ हैं, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग, जैसे कि बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, ठीक, वो सब हमारे खेतों पे अटैक कर सकते हैं और हमारे फसलों को बर्बाद कर सकते हैं। सुने होंगे जिस तरह से हम लोग बीमार पड़ते हैं, प्लांट्स भी बीमार पड़ते हैं, क्रॉप्स भी बीमार पड़ता है। तो किसान के मन में ये आया कि क्या साइंटिस्ट ये कर सकता है क्या कि जिस तरह से हम लोग कि कुछ बीमारियों से बचपन में ही टीका लग जाता है, कौन टीका, ऐसा वाला कुछ टीका लग जाता है तो हम लोग इन फ्यूचर में उस बीमारियों से बच जाते हैं, उस बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस आ जाता है, कुछ वैक्सीनेशन टाइप का बात। तो क्या ऐसा साइंटिस्ट कर सकता है कि हमारा जो प्लांट है, हमारा जो क्रॉप है, वो बायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए। बायोटिक मतलब वो जो हमारे प्लांट को अफेक्ट करते हैं, ख़राब करते हैं, बीमार करते हैं, क्या उससे हमारा प्लांट पहले से ही रेजिस्टेंस हो? कितना फ़ायदा होगा अगर साइंटिस्ट कह दिए यस वी कैन डू इट। तो किसान का शायद खर्चा बचेगा। किसान को कीड़ा मारने के लिए कीड़ा मारने वाला दवाई फेंकना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वर्ड सुने होंगे, सुसाइड, मार देना, साइड, तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब को किसान को खेतों में डालना होता था, एक्स्ट्रा खर्चा था वो, उसके बावजूद भी पता नहीं प्लांट बचा कि नहीं बचा। अगर मेरा प्लांट पहले से ही बैक्टीरिया से, बायोटिक फैक्टर से रेजिस्टेंस हो तो मज़ा आ जाएगा, आ सकता है। एक और चिंता सताता है कि बायोटिक क्रॉप को डिस्टर्ब करने वाले ए बायोटिक भी क्रॉप को डिस्टर्ब करते हैं। व्हाट इज ए बायोटिक? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे सुने होंगे कि
खेत में फसल को पाला मार दिया, ठंडा को पाला कहते हैं, ठीक है, लोकल भाषा है, मार देता है, या सूखा पड़ गया, मतलब कभी हाई हीट हुआ तो भी मेरे प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाए और क्रॉप फेल हो गया, क्रॉप भी फेल होता है, फसल बर्बाद हो गया। ठंडा कस के पड़ गया, देख रहे हो ठंडा क्या हो रहा है, कभी अचानक से बढ़ जा रहा है, अचानक से घट जा रहा है, ठीक है, तो ठंडा भी मार सकता है। तो क्या हम ऐसा सीड बना सकते हैं जिसमें एबायोटिक फैक्टर से भी रेजिस्टेंस हो जाए? कितना अच्छा रहेगा अगर किसान को एक ऐसा सीड मिले कि ये लो वो सीड जिस पर बायोटिक और एबायोटिक किसी का असर नहीं पड़ता है, जो डिस्टर्ब करने वाले हैं वो, ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक हमारे प्लांट पे असर नहीं करेंगे। अगर ऐसा रेजिस्टेंट वाला मिल जाए हम लोग को सीड, तो किसान तो लुटा जाएगा हमारे खुशी, समझ रहे हो? तो किसान ने कहा कि तीसरा पॉइंट क्या, कि अगर हमें हमारे सीड में बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस की क्वालिटी दे दीजिए सरकार। रेजिस्टेंस मतलब होता है विरोध करने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। अगर हमारे सीड में ऑलरेडी इसकी रेजिस्टेंस क्वालिटी आ जाएगी तो शायद हमारा प्लांट को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। साइंटिस्ट ने कहा तथास्तु, साइंटिस्ट खुश, किसान खुश, ठीक है, ये भी मिलेगा। मतलब इम्प्रूव का मतलब अभी क्या कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ इम्प्रूव वैरायटी क्या है। तो हमारे पास एक ऐसा अब चावल का सीड मिला है जिस पे बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस है। मतलब जो पहले हमें खर्चा करना पड़ता था बायोटिक और एबायोटिक से बचाने के लिए, चिंता वगैरह सब करना पड़ता था, अब शायद नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास अब इसको लिखने की जरूरत नहीं ना है, बायोटिक समझता है ना, लिविंग बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, अन्य इंसेक्ट। एबायोटिक में आपको हीट कोल्ड से रेजिस्टेंस, मतलब लड़ने की क्षमता उसको मिल जाए, मजा आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? मेरा आज लाइट कम है, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं। और साइंटिस्ट ने कहा, लाइट बहुत कम है आज, साइंटिस्ट ने कहा किससे, थोड़ा बड़ा, साइंटिस्ट ने कहा किसान से कि और मांगना है तो मांग। किसान सोचो लुटाया हुआ है, अब बोला अच्छा अभी और दोगे, चलो तो एक और। किसान अब दिमाग लगाएगा और कहाँ से फ़ायदा ले सकता है खेती में। तो किसान को आप समझिएगा एक बेसिक खेती का कंसेप्ट क्या है कि ये हमारा खेत हो गया, लैंड हो गया, हमने इसमें बीज को बोया, सोइंग कहा था ना, बुआई, और समय लगा, धीरे धीरे होते होते उसमें से फसल लहलहा उठे, और फिर हमने इसे काट के रख लिया, निकाल के रख लिया, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो एक टाइम लगता है, मान लीजिए 4 महीने समय लगता है। 4 महीने का इनका मैचुरेशन टाइम था कि एक प्लांट को लगाया गया, 4 महीने में मैच्योर कर जाएगा, और उसके बाद हम उसे काट के खेतों में से काट के अलग कर लेंगे और उसे मार्केट में बेच के पैसा कमा लेंगे। किसान को पता है जब तक फसल खेतों में है तब तक बहुत टेंशन है, क्या पता उसके साथ क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। जब तक फसल खेतों में है तब तक उस पर कांस्टेंट खर्चा होता है, ठीक, एफर्ट लगता है, प्रोटेक्शन करना पड़ता है, खाना पानी सब का व्यवस्था करना पड़ता है, राइट। तो अगर साइंटिस्ट सोच रहा है, अगर किसान सोच रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास ऐसा सीड मिले जिसका ये जो व्हाट इज दिस इज मैचुरेशन टाइम, बुआई से लेकर कटाई के बीच का टाइमिंग को कहते हैं मैचुरेशन टाइम। अगर हमारे प्लांट का मैचुरेशन टाइम को थोड़ा कम कर दिया जाए, मज़ा ही आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो किसान को लगा कि अगर ये भी क्वालिटी मिल जाए कि मैचुरेशन टाइमिंग को कम कर दिया जाए, लेस मैचुरेशन टाइम, सोइंग, मैचुरेशन टाइम क्या होता है, सोइंग टू हार्वेस्टिंग। अगर कम कर दें तो इससे बेनिफिट हो सकता है।
अगर 4 महीने की जगह पर 3, अब ये 4 महीने की जगह 3 महीने नहीं होता है, लेकिन आपका मैथ का ख्याल करते हुए हम 4 महीने के प्लांट को 3 महीने में ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो 1 महीने का खर्चा बचेगा। साल भर में 4 महीने 4 महीने 4 महीने, एक साल में 3 बार फसल उगा सकता है। अगर हम 3 महीने कर दें तो 3 3 3 3, अब वही किसान अपने खेतों से 4 बार फसल उगा सकेगा। हुआ ना इम्प्रूवमेंट। तो ये भी हमारे पास कि मैचुरेशन टाइम को अगर कम कर दिया जाए, मीनिंग ऑफ मैचुरेशन टाइमिंग, बुआई से लेकर कटाई तक के समय को अगर कम कर दें तो थोड़ा लिख देते हैं, इट विल डिक्रीजेज द कॉस्ट। एक तो 1 महीने का कॉस्ट बचेगा, प्लस नंबर ऑफ टाइम ऑफ क्रॉपिंग, जो खेती करने का जो टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे बात को? ठीक है, समझ रहे बात को? नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। किसान तो दम हमारे खुशी का पागल हो जा रहा है, साइंटिस्ट कहा जा रहा है बस बस और मांग ना, तू बस बोलते जा, नहीं पूरा किए तो बोलना, ठीक है। और आइए एक और बात कर लेते हैं, आइए ध्यान दीजिए। और किसान कह रहा है ठीक है अब मिल रहा है तो बोलते जाते हैं, और सुनो ध्यान से, और क्या क्या मांग सकता है किसान से, किसान क्या मांग सकता है। और मतलब किसान का मांगना मतलब हमारे एक सीड में बेहतरीन क्वालिटी का मतलब क्या होता है। जरूरी नहीं है कि हर सीड में ये सारी क्वालिटी हो, इसमें से कुछ एक लिस्ट बनाया जा रहा है सर्वगुण संपन्न के लिए। सर्वगुण संपन्न कहाँ मिलता है किसी को, ठीक है। तो एक लिस्ट बनाया जा रहा है कि इतना मिलना चाहिए था, हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक और बनाया जा रहा है, एक और समझाया रहा है कि हम किसी फसल को लगाते हैं तो आपको पता है कि साल भर में पूरा साल जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो बदलता है। और टेम्परेचर के यानी कि टेम्परेचर के बदलाव से हमारे प्लांट पर भी फर्क पड़ता है, ठीक। तो किसान कहता है कि हमें साल भर एक ही टाइप का खेती करना है, तो कुछ ऐसा सीड बनाइए जो साल भर के टेम्परेचर में होने वाले चेंजेस में भी अपने आप को अडॉप्ट कर ले। एडप्टेबिलिटी, इन्वायरमेंट में रहने की, सहने की एबिलिटी को कहते हैं एडप्टेबिलिटी। अगर हमारे सीड की एडप्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ा दी जाए, मीनिंग कि जो पहले थोड़ा सा हीट में रहता था, हल्का सा हीट बढ़ा तो मर जाता था, अब वो शायद नहीं मरेगा, ठीक। टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया तो मर जाता था, अब वो नहीं मरेगा। मतलब हम हर सीजन उसे उगा सकते हैं। समहाउ इसमें एबायोटिक का सेंस नज़र आता है कि ऑलरेडी हमने ये भी बोला ही है कि हमारा प्लांट में एबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए कि इन्वायरमेंट के ठंडा पाला से अपने आप को बचा ले। काइंड ऑफ थोड़ा सा बढ़ाकर लिखता है एक और कंसेप्ट के नाम पर, क्या, वाइडर एडप्टेबिलिटी। एडप्टेबिलिटी, मीनिंग ऑफ वाइडर एडप्टेबिलिटी का मतलब तो अपने आप को तब इंक्रीज बढ़ा दिया जाए, खेती हटाया जाए, इंक्रीज टॉलरेंस लेवल, उनके सहने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाए, साल भर हम खेती कर सकें, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। कई तरीके से इसे आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि साल भर हम इसे उगा सकें, सालों भर इसे उगा सकें हम लोग। आप समझ सकते हैं कि अगर बिहार में उग रहा है तो यूपी में भी उग जाए, केरला में भी उग जाए। तो केरला का क्लाइमेट, बिहार का क्लाइमेट, यूपी क्लाइमेट डिफरेंट होता है। इंडस्ट्री वाले की तरफ से तो मज़ा आ गया ना कि एक ऐसा मिला बीज जो कहीं पर भी उग सकता है। तो ऐसा बीज हमें बनाना है जिस पे ये नहीं लिखा होगा कि ओनली एप्लीकेबल इन बिहार, बस ये बीज है जहाँ उगा लो उग जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको खींचने की कोशिश की है। एंड लास्ट, अब किसान भी समझ गया कि भाग अब तो टाइम पास हो रहा है, अभी बात हुआ, तो एक लास्ट को जोड़ने की कोशिश हो रही है। समझिएगा ध्यान से कि अगर हमारे पास हम शुगर केन का खेती करना चाहते हैं, ऊख, तो शुगर केन का खेती करना चाहते हैं तो हमारे मन का अंदर क्या डिज़ायर है कि मेरा जो शुगर केन का, गन्ने का जो खेती है वो गन्ने का हाइट
छोटा रहे कि लंबा रहे, जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना हमें फ़ायदा है। ठीक, तो कुछ प्लांट्स के क्वालिटी है कि लंबा होना, टॉलनेस इज़ द प्राइम क्वालिटी। तो किसान चाहेगा कि ये उसका जो क्वालिटी है, जैसे कि जिसके कारण उसे समझा जा रहा है, आम का खेती कर रहे हैं तो आम में आम का मिठास उसकी प्राइम क्वालिटी हो गई, तो उसका वैल्यू है, उसी के थ्रू उसे जाना जाता है। ठीक है, अनाज के पेड़ हैं, अनाज के पेड़ जितना छोटा रहेगा उतना ब्रांचेस निकलेंगे और सारा प्लांट का एनर्जी उसके दाने को बनाने में लगेगा। अननेसेसरी गेहूं का पेड़ एकदम लंबा हो गया ताड़ के जैसा, कोई फ़ायदा नहीं, वो तो उसके स्टेम को कुछ करना नहीं है, उसके स्टेम से लगे हुए दानों से मतलब है हमें। तो जितना छोटा हो किसी किसी प्लांट में हमें उसकी लंबाई नहीं, उसका ड्वार्फनेस ज़रूरी है। जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा उससे अनाज बनने की संभावना है। इन शॉर्ट हर क्रॉप में उसका एक अपना प्राइम क्वालिटी होता है। अपने उस प्राइम क्वालिटी को खेती से संबंधित है तो एक वर्ड है एग्रोनॉमिक। व्हाट इज एग्रोनॉमिक? एग्रीकल्चरल कंसर्न। एग्रोनॉमिक ट्रेट, ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक के जगह पे छोटा वर्ड हो गया ट्रेट, बायोलॉजिकल वर्ड हो गया ट्रेट। व्हाट इज ट्रेट? प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, गुण कह सकते हो, कैरेक्टर्स कह सकते हो। तो एक फाइनल बात करके ख़त्म किया जाए अपने विशेष को कि हमारे सीड में क्या क्या होना चाहिए, कि हमारे सीड में जो उसका प्राइम क्वालिटी है, जिसे कह सकते हैं डिज़ायर्ड। डिज़ायर्ड मतलब किसान का इच्छा है कि हमारा गन्ने का फसल थोड़ा लंबा लंबा हो। लंबाई एक कैरेक्टर हुआ। अब वो एग्रोनॉमिक, ये बायोलॉजिकल वर्ड हो गया ट्रेट। एग्रोनॉमिक ट्रेट मन चाहा फसल का गुण उसमें होना चाहिए। तुम सब बदल दिए, सीड में हर क्वालिटी डाल दिए, अब वो गन्ना जो है वो ज़्यादा लंबा ही नहीं हो रहा है, तो लॉस ही ना है। ठीक, तो अगर हम बुक लिखता है कि टॉलनेस इज़ द एग्रोनॉमिक ट्रेट फॉर फोडर प्लांट, जो चारा वाले प्लांट होते हैं वो जितना लंबा होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। एंड ड्वार्फनेस, ये उस पॉइंट को समझाने के लिए, ड्वार्फनेस फॉर सीरियल्स प्लांट, उस पॉइंट होने के लिए व्हाट इज डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट या कैरेक्टर्स। तो कोई प्लांट में जो उसकी खेती का प्राइम प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई प्लांट लंबा होना चाहिए तो खूब सारा, जितना लंबा हो उतना बेनिफिट है। गन्ने की खेती जितनी लंबाई उसकी बढ़ी रहेगी उतना ज़्यादा बेनिफिट है। क्लियर? तो हमारे पास एक लिस्ट बन चुका है। साइंटिस्ट के पास बहुत टफ टास्क है कि कैसे ये सब देंगे, और आपको भी ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये सब चीज़ें आपको मिल सकती है। ठीक है, मिलेगा, जरूर मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ सुथरा दिख ही रहा है। आज तो ब्राइटनेस भी कम है, खत में है, लाइटें नहीं है अगल बगल। ओके, ठीक है, हम इसको गायब करते हैं। चलिए, रिज्यूम हो गया हम लोग। लाइट काफ़ी कम है, ठीक है, फिर भी जबरदस्ती लाइट लाने की कोशिश हो रही है। फोकस सर, तो अभी तक कॉपी पे लिख लिए होंगे आप। अगर अभी आपको ये सब पच नहीं रहा हो, जो आपके मन में हो कि सर बहुत टफ हो रहा है सर, तो आप रुक जाओ ना, आप रुक जाओ, शाम को देख लेना अगला पार्ट, आगे इसके आगे शाम को देख लेना, 10 मिनट का 15 मिनट का काम। ठीक है, फास्ट थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा कर देखिएगा तो 28 मिनट का वीडियो आपका 12 से 13 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, डाटा भी कम रखिए, मतलब क्वालिटी भी वीडियो कम रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो मेन टास्क है कि आखिर हमारे प्लांट में, हमारे सीड में आखिर कहाँ से आएगा ये सब क्वालिटी। जितना आप गिनवा दिए हैं, ये लोगे, वो चाहिए, सब देने की कोशिश कहाँ से करोगे। तो आइए हम बात करते हैं सीड आता कहाँ से है। ध्यान दीजिएगा, सीड जो बनता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीड क्या है। तो मेल, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल एंड फीमेल, लिख भी देते हैं। मेल प्लांट है और फीमेल प्लांट है।
आपको कंफर्म पता है कि फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होता है और मेल और फीमेल पार्ट में रिप्रोडक्शंस की संभावना होती है, दोनों मिलके बनाते हैं इसे। कहने के लिए आप इस कंसेप्ट को कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग कह ले, या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे रिप्रोडक्शन समझिए। तो एक नेचर के द्वारा सीड बनाने का प्रोसेस ये है कि प्लांट ब्रीडिंग करेगा, मेल और फीमेल का मिलकर एक नया सीड बनेगा और इस सीड में तमाम तरह के हैव कैरेक्टर्स की जगह हम वर्ड लिख रहे हैं बायोलॉजिकल ट्रेट। ठीक है, तो कई सारे ट्रेट रहते हैं। अगर हमें इसी ट्रेट को इम्प्रूव करना है कि इस सीड में जो भी पहले का ट्रेट था, गुण था, और ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमारे पास इस सीड के अंदर अधिक से अधिक ट्रेट कहाँ से आएगा, इसको करने का हम बात कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, प्लांट ब्रीडिंग। सारा ख्याल हम उसके रिप्रोडक्शंस पे करेंगे। जो भी नया लाइफ आएगा वही कुछ कैरेक्टर लेके आ रहा है, उसी के पास कुछ ना कुछ ट्रेड्स हैं। तो आखिर वो सारे ट्रेड्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से नहीं, पहले कैसे बात करेंगे। तो हमारे पास पहला जो तरीका है, जो बरसों से साइंटिस्ट के आने के पहले से लोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, कि ईस्ट गोपालगंज पे बिहार में कई तरह के फूड, कई तरह के क्रॉप का खेती होता है। ओके, अब हमें इस बिहार में क्रॉप का वैरायटी इम्प्रूव करना है, मतलब मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट आए जो पहले नहीं था, यही ना कंसेप्ट है। तो ये करने का सबसे बेसिक पुराना तरीका क्या था, हम हेडिंग लेके चले अगर, तो इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। किसको इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। पहले का जमाना चला जा रहा है कि अरे आपके इंडिया में चाय की खेती नहीं होती थी, विदेशों में होता था। कॉफ़ी की खेती नहीं होती थी, तो पूरे इंडिया मार्केट के लिए इससे लोग अनजाने थे। तो कोई साइंटिस्ट होगा, कोई किसान होगा जो विदेश में गया होगा खर्चा वर्चा लेकर, फिर वहाँ से लेके आया प्लांट्स को और अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, तो मिला हमें एक नया वैरायटी। हाँ, अभी सर ये सर कोई बात हुआ, चीटिंग हुआ, ये तो सर हमारे प्लांट में कहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ, जो मेरे पास था उसमें इम्प्रूवमेंट क्या किया। हाँ, वो उस पर भी आएंगे, पहले ये तो जाने कहाँ से लेके आ रहे हैं हम। तो इंट्रोडक्शंस के द्वारा भी हम वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं इन ए पर्टिकुलर एरिया। ओके। दूसरा, सर ये तो सर चीटिंग हो गया, सर अपने वाले में बात करो। हाँ चलो बात करते हैं। एक और होता है सिलेक्शन। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सिलेक्शन की बात करते हैं, मतलब चुनेंगे। हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। हमारे पास वाइल्ड कैबेज, जंगली गोभी था बहुत पहले। ये भी साइंटिस्ट नहीं कर रहा है, ये छोटे मोटे किसान ही कर 100-150 साल से हम लोग ये काम करते चले आ रहे हैं। वाइल्ड कैबेज, जंगली गोभी जंगल में उगते थे। उसमें से अब जैसे कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट सब में हल्का हल्का डिफरेंसेस है, विच इज कॉल्ड वेरिएशंस। हम सब में अलग अलग थोड़ा डिफरेंसेस है। तो वाइल्ड कैबेज जो उगा था, बहुत सारे कैबेज उगे हैं, उन सब में थोड़ा डिफरेंसेस था। कुछ किसानों ने क्या किया, वाइल्ड कैबेज के 5-10 कैबेज को, जिसमें पत्ता ज़्यादा था, पत्ता, उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया। हम लोगों ने हाथों से चुना पत्ता वाला, ज़्यादा लीफ वाले, ठीक है, मोर लीफ, और उनके बीच में ब्रीडिंग कराया गया। आपको ख्याल हुआ होगा कि इसमें जो गुण आएंगे अपने माता पिता से आएंगे, राइट। तो जो इनमें गुण हैं इनमें आ सकते हैं। तो हमने क्या किया,
कई तरह के थे, उसमें से छांट लिया, अलग कर लिया कि भाई अब हम सिर्फ वैसे प्लांट, वैसे कैबेज के बीच में रिप्रोडक्शंस करेंगे जिसके पत्ते ज़्यादा हैं, तो आने वाला जो जनरेशन होगा उसमें पत्ते ज़्यादा आने की संभावना बहुत बेसिक सी है। फिर उसमें भी चुनेंगे सबसे ज़्यादा पत्ता किस में है, 2 प्लांट मिले कि इसमें सबसे ज़्यादा पत्ता आया है तो इनको अलग करो, इनके बीच में मेटिंग ब्रीडिंग कराओ, फिर नया। ऐसे करते करते 100-150 साल में हमने पत्ता गोभी बनाया। किसी ने दूसरा सिलेक्शन किया होगा, उसमें उसने वाइल्ड कैबेज के अंदर कुछ अदर क्वालिटी पे बात किया कि इसमें फ्लावर्स भी हैं। फूल गोभी बनाए हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लगभग सेम थिंग, बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम वाइल्ड कैबेज। ब्रोकली भी है, आज तो गोपालगंज में मिलता है ब्रोकली, वो भी वाइल्ड कैबेज से बनाया गया। सोचो, एक वाइल्ड कैबेज एक ही टाइप का था, बट इसमें हमने सिलेक्शन शुरू किया तो वी गेट डिफरेंट वेराइटीज। कॉलीफ्लावर, कैबेज जो पत्ता गोभी कहते हैं हम लोग, ब्रोकली, ये सब क्या है, ये सभी के सभी डिफरेंट वैरायटीज हैं ऑफ सेम स्पीसीज। कैसे हुए, तो इसे हम सेलेक्ट कर मोर वैल्यूएबल, ये वर्ड खुद क्लियर करता है व्हाट इज सिलेक्शन। ज़्यादा वैल्यू वाले को सेलेक्ट करिए और उसी में मीटिंग कराइए, तो वही वाला कैरेक्टर अगले जनरेशन में आते जाएगा एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ सिलेक्शन व्हाट वी गेट इज डिफरेंट वैरायटीज। इसका एग्जांपल कितना आसान है, वाइल्ड कैबेज विल कन्वर्टेड इनटू कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, और भी 5-6 हैं, लाल गोभी भी होता है, पत्ता गोभी भी होता है, ऐसे नाम है। ओके, तो आप मिला, सिलेक्शन भी मिला, समझ में आपको आया। अभी भी आप ये बात कर सकते हैं, सर ये भी हल्का चीटिंग लग रहा है सर, कि हमने उसी को सेलेक्ट करके इम्प्रूव किया, बट किसी एक में, चावल में ही कुछ हम नहीं किया, चावल को ही अब इम्प्रूव नहीं किए। बात करेंगे फिलहाल, देखो इससे तो अच्छा है ना, ये तो हमने बाहर से लाकर अपने एरिया का वैरायटी चेंज कर दिया। इसमें क्या किया हमने, किसी उसमें से एक खास गुण को सेलेक्ट किया और उसको आगे बढ़ा दिया। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे कि इसको हम, इस वर्ड सिलेक्शंस को तो हम आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि गाय भैंस का झुंड है और नया गाय भैंस की प्रजाति बनानी है, तो हम सब में से सबसे बेस्ट वाले को चुन लेंगे, उनके बीच में मीटिंग कराएंगे, तो उससे आने वाला जनरेशन बाकी की तुलना में ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बेसिक सा बात है। ऐसे करते करते उन्नत नस्ल का जानवर बना सकते हैं। राइट, सिंपल बात है। चलो 2 हो गए, इसको आप उतार लीजिएगा, मोर वालों में काम खत्म हो जाता है। और बात करते हैं तीसरा, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग अब बात करेंगे जो आपके बुक में है, ये बुक में नहीं था लेकिन बहुत आसान था इसलिए बताया गया आपको। ठीक है, हम एक और बात समझ लेते हैं, इसको आप उतारिए, स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए लास्ट पॉइंट, ये कंसेप्ट समझिए आप, मेल फीमेल मिलके सीड बनते, सीड हैव देयर ओन ट्रेट। हमें इसके ट्रेट में इंप्रूवमेंट लाना है, कुछ भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। अब आइए, ये ट्रेट किसके द्वारा डिसाइड होगा, डिसाइडेड बाय, सबसे अच्छा वर्ड, जीन। जैसा जीन वैसा होता है कैरेक्टर्स। ठीक, तो जीन विल डिसाइड द कैरेक्टर्स, आसान बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसके जीन के साथ कुछ छेड़छाड़ करें, हल्का हल्का हिंट मिलना शुरू हो गया होगा कि आपने सिलेक्शन में आप सेलेक्ट कर रहे हो कि कौन से 2 जीन, देखो कहने के लिए सीड कह सकते हैं, कहने के लिए मेल प्लांट और फीमेल प्लांट कह सकते हैं, बट कह सकते हैं इसका जेनेटिक मेकअप अलग होगा, इसका जेनेटिक मेकअप अलग है, बिकॉज ऑफ द जीन इसके पास अपने कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो मदर और फादर है, ये अपने अगले जनरेशन को क्या पास करते हैं, जीन। जो जीन इनके पास है वही जीन इनके पास आया है। तो आपने सिलेक्शन में आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन मतलब अपने हिसाब से ढालना। अब आप जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप चुन रहे हैं कि इसको किससे मिलना है, सो दैट कि आने वाले में कुछ कैरेक्टर्स इंप्रूव हो जाए। तो अगर हम हेडिंग बनाए
कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन, यही वर्ड आपके बुक में लिखा भी हुआ है, क्वेश्चंस एक्सरसाइज मिलेंगे आपको। ये तीसरा पार्ट है, जेनेटिक मैनिपुलेशन करना आप स्टार्ट करेंगे। मतलब आप इनकॉर्पोरेशन मतलब जुड़ना ऑफ डिजायर्ड ट्रेट इन प्लांट बाय ऑल्टरिंग चेंजिंग इट्स जीन। उनके जीन में चेंज, ये चेंज को बड़े पैमाने पर देखा जाएगा कि उसके जीन में कुछ बदलाव के साथ आप उसमें कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझाएंगे। अभी फिलहाल एक वर्ड समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है। अगर आप उसके जीन में कुछ परिवर्तन कर देंगे, अभी परिवर्तन में दो तरह से करेंगे, एक तो हम सिलेक्शन करके कि कौन किससे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, जिसका हम लोग पहला बनाएंगे वर्ड हाइब्रिडाइजेशन। What is hybridization? Mating of two different genetically life। अपने माता पिता से हम लोग बने तो वी आर हाइब्रिड। माता पिता दोनों डिट्टो सेम नहीं थे, दोनों अलग अलग जेनेटिक मेकअप के थे। हाँ, दोनों एक ही जाति से बिलोंग करते थे, नो प्रॉब्लम। उन दोनों से मिलके हम बने, इन दोनों से मिलके ये बना, तो इसमें आधा प्रॉपर्टी इनका आया होगा, आधा इनका आया होगा। तो इस सीड को हम लोग हाइब्रिड भी कह सकते हैं, हाइब्रिड सीड बना। एवरीथिंग इज हाइब्रिड, ठीक है। दो से ही मिलके नया बने हैं, जो भी ऐसा बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसर्न है, दो मिलकर एक बनता है। तो एवरीथिंग इज हाइब्रिड, एवरीथिंग इज हाइब्रिड, ठीक है। तो प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशंस। अल्टीमेट गोल क्या है कि वट एवर हाइब्रिड वी प्रोड्यूस शुड हैव ट्रेट्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल, दोनों पार्टनर का ट्रेट उसके पास पहुंचे। तो अब हम चुन सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स में कि अगर आप बिटवीन टू वेराइटीज, आप दो वैरायटी के बीच में करें। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, आम का एग्जांपल लेते हैं। आम में कई वैरायटी हो सकते हैं, बैटरी ख़त्म हो रहा है। आम में कई वैरायटी हो सकते हैं, कई सारे, ठीक है। आप बीजू आम ले लें, मालदे आम ले लें, दो वैरायटी के आम को आपस में मिला दें तो शायद आप एक ऐसे आम की कल्पना कर रहे हैं जिसके अंदर बीजू आम भी है और मालदे आम भी है। तो क्या आप उसे बीजू आम या मालदे आम कह सकते हैं? क्या नहीं। अब एक नया आम है, बीजू आम का ब, मालदे आम का म, बम आम है, नया वैरायटी का नाम बम आम। समझ में आ रहा बात आपको? और ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे? इंटर मतलब दो होता है, इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है वर्ड? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? टू डिफरेंट को मिलाकर नया बनाने को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। पर्पस ये है कि नया जो भी बना है उसमें दोनों का प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। और ये दो मिल रहे हैं, नेचर ने क्या डिसाइड किया है कि जो वैरायटी का है उसी में होगा। बीजू आम को मिलना होगा तो बीजू आम से ही मिलेगा, नेचर ने ऐसा बनाया। हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करेंगे, अब हम मैनिपुलेट करेंगे नहीं, अब मेरे अनुसार चलो दो अलग अलग वैरायटी, एक ही जाति के आम, एक जाति हुआ ना, तो आम एक जाति है, आम एक स्पीसीज़ है, उस स्पीसीज़ में हम दोनों को मिला रहे हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर हम थोड़ा दिमाग और बढ़ाएं तो बिटवीन टू स्पीसीज़ कर दें, आम और अमरूद कर दें। आम अलग जाती है, अमरूद अलग जाती है, दोनों फल वंश से आते हैं, राइट। तो अब हमारे पास जो नया प्लांट बनने वाला है बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस, आम अमरूद एक कट्टा काटेंगे, आम का भी फीलिंग आ रहा है, अमरूद का भी फीलिंग आ रहा है, ऐसा कुछ। अरे होता नहीं, वो दूसरा बात है, ऐसा कर सकते हैं, दोनों मिलाकर बना सकते हैं, नया लाइफ बन गया। तो हो सकता हो कि उसमें दोनों का प्रॉपर्टी हो, तो इसे नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? इंटर, दो हो गए, स्पेसिफिक, ठीक है। एंड लास्ट और दिमाग को बढ़ाएं कि सर दो जीनस, दो वंश के बारे में बात करो, आम ले लो और गेहूं ले लो, बहुत दूर हो गया, सुनने में खराब लग रहा है। आम गेहूं मिला दिए, मिल गया ऐसा कुछ कि रोटी आम एक साथ में फर रहा है, एक कटा काटोगे तो आम का भी स्वाद आया, रोटी भी काम हो गया। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट दिमाग जा सकता है, राइट। इसे नाम देना होता है, क्या नाम देंगे? इंटर
जेनेरिक, जीनस से जेनेरिक, 3 नाम बन गए। और भी दूर जा सकते हैं आप, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा है जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, आसान सा बात हो गया। एक जेनेटिक मैनिपुलेशन कर लिए, इसमें कुछ लिमिटेशन है, आगे देखा जाएगा। लंबा वीडियो बन गया है, लाइट भी नहीं है अगल बगल, बैटरी भी खत्म हो रहा है, ठीक है। धन्यवाद, लंबा वीडियो बन गया, ठीक है। लिखिए, लिख के रखिए, अगले दिन कल मिलेंगे, उसको टू बी कंटिन्यू आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।